दोस्तों हमारे बड़े बूढ़ों ने जितनी भी कहावतें की हैं, जो भी मिसालें उन्होंने दी हैं, अगर आज के ज़माने में हम उनकी कहावतों को, उनकी मिसालों को अगर एक तरीके से उन पे रिसर्च करें, उनकी मिसालों को, उनकी कहावतों को एक तरीके से आज के ज़माने में हम लोग हो रहे क्राइम में एडजस्ट करें, तो सारी चीज़ें 100% हमें सच होती हुई दिखाई पड़ती हैं। बड़े बूढ़ों ने कहा था कि हमेशा जो क्राइम होता है उस क्राइम के पीछे या तो ज़र होता है, या फिर ज़ोरू होती है, या फिर ज़मीन होती है। इस तरीके की चीज़ों के पीछे ही आप लोगों को क्राइम देखने को मिलता है। लेकिन आजकल अगर आप लोग देखोगे तो ज़र और ज़मीन तो एक तरफ हटा दें, लेकिन जो ज़ोरू वाला वर्ड है ये बिल्कुल सटीक बैठता है। क्योंकि आज के ज़माने में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, उन क्राइम के पीछे अगर हम लोग एक वजह देखें तो मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि जो क्राइम हो रहे हैं उन क्राइमों के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो अवैध संबंध है। और इन्हीं अवैध संबंधों के चलते न जाने लोग किस किस तरीके के क्राइम कर रहे हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस घटना को सुन के आप लोग दंग रह सकते हैं, हैरान रह सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। एक पत्नी जो कि अपने पति के साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, लेकिन इसी बीच में एक तीसरा व्यक्ति आता है और ये जो पत्नी थी इसका जो लगाव था ये तीसरे व्यक्ति की तरफ चला जाता है। और उसके बाद में जो पत्नी थी ये अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करती है और उसकी कब्र पर ही कोठा खोलती है। और दोस्तों 13 साल तक वह उस कोठे को चलाती रहती है अपने पति की ही कब्र पर। और उसके बाद में जब इस पूरी घटना का खुलासा होता है 13 साल के बाद, तो लोग जब इस घटना को सुन रहे थे तो लोग हैरान थे, परेशान थे, और सब लोग यही कह रहे थे कि एक पत्नी आखिर अपने पति के साथ में इस तरीके का कृत्य कैसे कर सकती है, वो अपने पति की कब्र पर आखिर कोठा कैसे चला सकती है। यकीनन दोस्तों आप लोग भी सुनेंगे इस घटना को तो हो सकता है कि आप लोगों के भी पांव तले से ज़मीन खिसक जाए। तो पूरी घटना परत दर परत विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे वो सारे के सारे कमेंट्स आज के इस वीडियो में अंत में मैं अपने व्यूवर्स के साथ में पढ़ूंगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट्स को जब मैं पढ़ता हूँ तो सोचते होंगे वीडियो इस वजह से लंबा हो जा रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारी क्राइम की स्टोरी होती है ये शुरू में ही हो जाती है, कमेंट लास्ट में होते हैं। तो अगर आप लोगों को कमेंट नहीं सुनने होते हैं तो आप लोग वो स्किप कर दीजिए और क्राइम की जो स्टोरी होती है उसको सुन लीजिए। तो दोस्तों बहरहाल आज की कहानी का रुख करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र का एक ज़िला पड़ता है बोईसर। और दोस्तों इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है दांडीपाड़ा थाना, और मैं बात कर रहा हूँ 8 दिसंबर साल 2017 की। दरअसल इसी दांडीपाड़ा थाने में पुलिस के पास एक फ़ोन आता है। एक महिला के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई जाती है कि इस महिला के चंगुल में 4 लड़कियां हैं और ये लड़कियों को एक तरीके से वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए काम कर रही है। इस तरीके के एलिगेशन, इस तरीके के इल्ज़ाम इस महिला के ऊपर लगाए जाते हैं। दरअसल जिस महिला की मैं बात कर रहा हूँ इस महिला का नाम सरिता भारती। उस समय इसकी उम्र लगभग 43 साल के आसपास थी और इसका जो पति था उसका नाम कमलेश जिसकी उम्र 43 साल के आसपास। ये दोनों पति पत्नी वहाँ पर रहते थे। अब पुलिस जब इस जगह पर पहुँचती है और यहाँ पर जब रेड मारती है तो पुलिस रेड में 4 एक तरीके से नाबालिग लड़कियों को वहाँ से छुड़ाती है। और एक तरीके से जो सरिता थी और इसका जो पति कमलेश था इनके ऊपर कुछ और भी तरीके के इल्ज़ाम थे, इसलिए पुलिस उस पूरे घर की थाना तलाशी करती है। अब दोस्तों जब उस घर की तलाशी की जाती है तो उस घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो पुलिस के लिए शक के घेरे में थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो था, दरअसल ये जो महिला थी सरिता भारती, इसका एक पहला पति था जिसका नाम था सहदेव भारती और उस समय उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2004 से। सरिता भारती और सहदेव भारती ये दोनों शादी करते हैं और शादी करने के बाद में ये लोग बोईसर के दांडीपाड़ा इलाके में ही रहते हैं। शादी करने के बाद में सब कुछ ठीक चल रहा था, ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो सरिता भारती थी इसको कभी कभी ये अपने पति के सामने पैसों की डिमांड रखती। इस तरीके से जो सहदेव था ये हमेशा नौकरी की तलाश में रहता, कभी सऊदी जाने की फिराक में रहता, कभी दुबई जाने की फिराक में रहता, कभी मुंबई में ही अच्छी नौकरी ढूंढता। लेकिन दोस्तों इसी बीच में एक और व्यक्ति की एंट्री होती है। इस व्यक्ति का नाम होता है कमलेश। जो कमलेश इस समय सरिता भारती का पति है। साल 2017 में 8 दिसंबर साल 2017 की बात बता रहा हूँ। अब दोस्तों जब सरिता भारती अपने पति सहदेव के साथ में रह रही थी और तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो जाती जिसका नाम कमलेश था। अब दोस्तों कमलेश सरिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता, उसकी सारी डिमांडें पूरी करता
अब जब कमलेश इसकी ज़िंदगी में आता है तो कहीं ना कहीं इसकी अब लड़ाई झगड़ा जो था वो सहदेव से चालू हो जाता है। अब हमेशा इस सहदेव के साथ में लड़ाई करती, उसके साथ में झगड़ा करती। अब इस तरीके की ये चीज़ें जो थी ये लगातार सरिता और सहदेव के बीच में चलती रहती हैं। अब इसी बीच में ये कमलेश की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है और इसी बीच में जब सहदेव घर से जाता है तो इन लोगों के बीच में अवैध संबंध। अब जब अवैध संबंध बनते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ में आपत्तिजनक हालत में होते हैं कि एक दिन जो सहदेव होता है ये घर पर आ जाता है। अब दोस्तों जब सहदेव घर पर आता है तो जब जैसे ही ये घर पे आता है तो देखता क्या है कि इसकी पत्नी अपने प्रेमी कमलेश के साथ आपत्तिजनक हालत में है। उसके बाद में दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि सहदेव वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। अब दोस्तों सहदेव वहाँ से चला जाता है। जब पड़ोसी पूछते हैं कि आखिर सहदेव कहाँ गया तो ये जो पत्नी सरिता है ये बताती है कि दरअसल वो जॉब के सिलसिले में दुबई गए हैं और अभी तक लौट के नहीं आए। लगातार इसी तरीके से बताती रहती है, लेकिन जब सहदेव लौट कर नहीं आता है तो इसके बाद में ये कमलेश से शादी कर लेती है और उसी घर में रहने लगती है। अब जब उस घर में रहने लगती है कमलेश के साथ में तो वहीं पर ये कोठा खोलती है, वहीं पर वैश्यावृत्ति कराती है। इस तरीके के सारे जो इलीगल काम रहते हैं ये कराती है। अब समय बीतता रहता है। उसके बाद में 8 दिसंबर साल 2017 आ जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन पुलिस के पास एक फ़ोन पहुंचा और पुलिस जैसे ही जगह पर छापा मारती है और पुलिस वहाँ से 4 लड़कियों को तो छुड़ाती है, लेकिन पुलिस सरिता से पूछताछ करती है कि तुम्हारे एक पति थे जिन पति का नाम सहदेव भारती था और साल 2004 में आई थिंक उनके बारे में इस तरीके की अफवाह चली थी कि वो अचानक से लापता हो गए, तो तुम्हारे पति कहाँ है। अब जब सरिता से इस तरीके की बातचीत की जाती है तो सरिता पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, पुलिस को इधर उधर की बातें बताती है। लेकिन दोस्तों पुलिस जब सरिता से थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो सरिता एक कहानी सुनाती है और ये ऐसी कहानी सुनाती है कि जिस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई हैरान था, परेशान था। दरअसल सरिता बताती है कि उसका पति शराब का बहुत ज़्यादा आदी था, वो अक्सर शराब पीता था और इसी वजह से आए दिन वो मुझसे लड़ता, आए दिन मुझसे झगड़ता। हमारे बीच में झगड़ा तकरार शुरू हो गई थी, वो मुझको मारता था, तोड़ता था। और इसी बीच में इसकी जो मुलाकात है ये कमलेश नाम के व्यक्ति से होती है। सरिता उसके साथ लव अफेयर में आ जाती है। उसके बाद में अवैध संबंध कि एक दिन वो अपने प्रेमी के साथ में हुई होती है कि उसी समय उसका पति आ जाता है। जब उसका पति आता है वो उसको इस हालत में अपनी पत्नी को देखता है तो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई करता है, झगड़ा करता है कि उसी समय सरिता एक भारी भरकम पत्थर उठाती है और उसके सर पर दे मारती है। अब पत्थर की चोट इतनी ज़्यादा तेज़ थी, इतनी ज़्यादा भारी भरकम थी कि जो सहदेव था ये वहीं पर गिर जाता है और इसके सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। अब दोस्तों जब सर से खून बहने लगता है, हालत जो थी वो बेहोशी की थी। अगर हॉस्पिटल ले जाया जाता तो बच सकता था, लेकिन जो सरिता थी ये उसके मरने का इंतज़ार करती रहती है। अब सरिता अपने पति के मरने का इंतज़ार कर रही थी। पति सहदेव वहीं पर तड़प रहा था, लेकिन उसके सर से एक एक बूंद खून का नुचड़ जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद में ये अपने प्रेमी कमलेश को बुलाती है और उसके बाद में अपने पति की डेड बॉडी को वहीं आंगन में एक गड्ढा खोदती है और गड्ढा खोदने के बाद वहीं पर दफन कर देती है। अब जब गड्ढा खोद कर दफन कर देती है उसके ऊपर टाइल लगाती है, ब्लॉक डालती है, एक तरीके से उसको पूरा सील बंद कर देती है और उसके बाद से ये कमलेश के ही साथ रह रही थी। अब जब पुलिस इस तरीके की बातें सुनती है तो पहले तो पुलिस को यकीन नहीं होता है कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में पुलिस सरिता से कहती है कि आखिर गड्ढा खोद कर अगर तुमने अपने पति को गाड़ा था तो वो गड्ढे वाली जगह तो होगी, वो कंकाल तो वहाँ पर मौजूद होगा। इसलिए सरिता पुलिस वालों को अपने साथ लेती है और पहुँच जाती है उसी जगह पर जहाँ पर उसने अपने पति के कंकाल को दबाया था। बहरहाल दोस्तों पुलिस गड्ढा खुदवाती है और गड्ढा खुदवाने के बाद में जब उस कंकाल को वहाँ से निकाला जाता है और जब उस कंकाल को देखा जाता है पुलिस उसकी पूरी साफ सफाई करती है और एक तरीके से जब पुलिस देखती है तो उस कंकाल के सर पर भारी भरकम चीज़ से वार हुआ था, यानी उसकी खोपड़ी की जो हड्डी थी उसमें फ्रैक्चर पाया गया। अब पुलिस उस कंकाल को डीएनए के लिए भेजती है। बहरहाल इस महिला को और इसका जो प्रेमी था इसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक महिला अपने ही पति के कब्र पर 13 साल तक कोठा चलाती रही और अपने पति की कब्र पर वो सब करती रही, अपने प्रेमी के साथ में शादी करके उसके साथ संबंध बनाती रही और इस सारी चीज़ों में उसने अपने परिवार को पूरी तरीके से उजाड़ लिया और लोगों से यही कहती रही कि उसका जो पति है ये जॉब करने के लिए दुबई गया है। बहरहाल दोस्तों जब ये कहानी का खुलासा हुआ और उस समय जब प्रिंट मीडिया पर, सोशल मीडिया पर जब ये खबरें चली, साल 2017 की ये बात है 8 दिसंबर, तो हर कोई ये कहने को मजबूर था कि आखिर पत्नी जिसके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा किया जाता है उसके साथ में अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करता है व्यक्ति,
सब कुछ अपनी पत्नी के लिए वार देता है, अपना घर उसे सौंप देता है, अपना पैसा उसे सौंप देता है, अपने बच्चों की देखरेख उस पर सौंप देता है। लेकिन एक पत्नी अपने पति के साथ में अगर इस तरीके का कृत्य करती है तो यकीनन ये परेशान करने वाला भी है और हैरान करने वाला भी है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी घटना को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएगा। और आप लोगों के जो भी कमेंट्स हैं, अब वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों, हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए AS 617 है, ये लिखते हैं दुनिया में कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग पड़े हुए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, ये सिकंदर चाकी करके आईडी है, लिखते हैं कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बेहतरीन है सर। महाराष्ट्र का एक किस्सा है जो अपनी फैमिली में मेंबर को अपने घर के आंगन में दफन कर दिया था। बहुत साल बाद इस केस का खुलासा हुआ। कहानी अगर याद हो तो प्लीज़ सुनाइएगा। तो जो कहानी मैंने आप लोग को सुनाई है आज के दिन, शायद ये वही वाली कहानी है। अगर किसी और दूसरी कोई कहानी हो तो उसके बारे में आप लोग लिखिएगा। उसके बारे में SD मून है, लिखते हैं सर आपका पूरी कहानी सुनते हैं और कमेंट्स भी सुनते हैं। आपकी कहानी का इंतज़ार में रहता हूँ और आपसे आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू संजय दिल्ली से। तो संजय दिल्ली से हमारी कहानी सुनते हैं, डेली सुनते हैं, डेली कमेंट्स करते हैं, बहुत प्यार जताते हैं। तो भाई आपका दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये अमित यादव है, लिखते हैं हाय सर, आपकी कहानी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन ये कहानी मैंने पहले सुन चुका था। तो पुरानी कहानी थी, बहुत सारे लोगों ने इसको कवर भी किया होगा। लेकिन इस समय मैं क्या कर रहा हूँ कि बहुत सारी चर्चित कहानियों को कवर कर रहा हूँ जिससे आप लोगों तक कहानियाँ पहुँच सके, क्योंकि मैं अपने अलग अंदाज में सुना रहा हूँ, डीप स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद में आमिर खान है, लिखते हैं आई लिसन योर स्टोरी रेगुलरली, थैंक यू। अब्दुल रशीद फतेहपुर, तो ये अब्दुल रशीद है जो फतेहपुर से हमारी कहानी सुनते हैं। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आलमदीन है, ये लिखते हैं गुड जॉब सर, आपकी काफ़ी अच्छी खबर सुनते हैं। भाई आलम गुज्जर फ्रॉम हरियाणा यमुनानगर, तो आलम गुज्जर जी जो हरियाणा यमुनानगर से हमारी कहानी सुनते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में राजेश कुमार हैं, ये लिखते हैं थैंक यू। डॉक्टर दिनेश कुमार गया बिहार से, तो डॉक्टर दिनेश कुमार हैं जो गया बिहार से हमारी कहानी सुनते हैं, सॉरी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में रफ़ी अहमद हैं, ये लिखते हैं वेल डन सर। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये हमारे प्यारे व्यूअर्स सुबोध कुमार जी, ये बहुत प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अनुज गोदारा जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में फैशन डिज़ाइनर कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में मोहम्मद शारिक कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स करते हैं ये बुद्धू स्लिप गेमिंग करके आईडी है, लिखते हैं प्राखर का थैंक यू बोलना चाहिए, उसके सजेशन पे ही आपको सुनना स्टार्ट किया है। जी भाई, बहुत धन्यवाद कि आपने हमें सुनना शुरू किया। और प्राखर सर का तो मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे चैनल को मेरे व्यूवर्स तक पहुँचाया, क्योंकि पहला चैनल मेरा डिलीट हुआ था, मैं पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो गया था। लेकिन उस मेरे परेशानी के क्षणों में प्राखर सिंह जो थे वो मेरे लिए एक उम्मीद की किरण साबित हुए और उन्होंने मेरे व्यूवर्स तक मेरे चैनल को पहुंचाने में मेरी मदद की। उसके बाद में नासिर पठान जी अपना कमेंट्स करते हैं, बोलते हैं कि सर स्टूडियो में कब आओगे। तो बहुत जल्दी आऊँगा, क्योंकि स्टूडियो जो है मेरा 2nd फ्लोर पे है, वहाँ पर जाने के लिए मुझे सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, तो ऑपरेशन हुआ है इसलिए सीढ़ियों पर अभी चढ़ नहीं सकता। उसके बाद में सुनील त्यागी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में नेचर लव करके है, लिखते हैं 24 दिसंबर 2023 अभी आना बाकी है भाई, आज 6 दिसंबर है, तो भाई 2022 की बात की थी। उसके बाद में सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी हमारी कहानी सुनते हैं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अंजन ज्योति कमेंट्स करती हैं, सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कुछ कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ ये कहानी आप लोगों को आज की पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।